ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही जंग में ईरान ने एक कदम उठाया और इससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। दुनिया का करीब 20% तेल और गैस इसी जगह से गुजरता है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि हॉर्मूज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया हो। करीब 500 साल पहले एक छोटे से यूरोपियन देश ने यही काम किया था और उस देश का नाम था पुर्तगाल और उसका निशाना था भारत। ये कहानी है उस वक्त की जब पुर्तगालियों ने हॉर्मूज पर कब्जा करके पूरे हिंद महासागर के व्यापार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1498 वास्को डी गामा अपने जहाजों के साथ भारत के तट पर पहुंचे। कालीकट, जो आज केरल में कोझिकोड है, ये पहली बार था कि कोई यूरोपियन समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा था, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए। उस जमाने में भारत से आने वाले मसाले यूरोप में सोने जितने कीमती थे। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल, ये सब चीजें भारत से अरब व्यापारियों के जरिए जमीनी रास्ते से पहले फारस की खाड़ी या लाल सागर तक जाती थी, फिर वहां से मिस्र और इटली के वेनिस शहर तक। वेनिस के व्यापारी इन मसालों को पूरे यूरोप में बेचते थे। इस पूरी सप्लाई चेन में अरब व्यापारी और वेनिस के सौदागर बिचौलिए थे और ये बिचौलिए इतना मुनाफा कमाते थे कि जब तक मसाले यूरोप पहुंचते उनकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी होती थी। वास्को डी गामा की यात्रा ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन को एक आइडिया दिया। लिस्बन को यह समझ आ गया कि अगर वो समुद्री रास्ते पर कंट्रोल कर ले तो बिचौलियों को काटकर सीधे मसालों का व्यापार किया जा सकता है और इसके लिए उसे जमीन पर राज करने की जरूरत भी नहीं है, बस समुद्र के कुछ अहम ठिकानों पर कब्जा चाहिए था। अब सवाल ये था कि वो ठिकाने कौन से हैं। पुर्तगाल के राजा मैनुअल ने 1505 में एक प्लान बनाया और इस प्लान में 3 जगहें थी। पहला अदन, जो लाल सागर के मुहाने पर है, ताकि मिस्र और अलेक्जेंड्रिया जाने वाले व्यापार को रोका जा सके। दूसरा था हॉर्मूज, जो फारस की खाड़ी के मुहाने पर है, ताकि बैरूत और फारस जाने वाला रास्ता बंद हो। और तीसरा मलक्का, जो आज के मलेशिया में है, ताकि चीन के साथ होने वाले व्यापार पर कंट्रोल हो सके। तीनों जगह समुद्री रास्तों के चोक पॉइंट थी, मतलब ऐसे तंग रास्ते जहां से होकर गुजरे बिना कोई जहाज आगे नहीं जा सकता। इन तीनों पर कब्जा करो तो हिंद महासागर का पूरा व्यापार तुम्हारे हाथ में। और इन तीनों में सबसे अहम था हॉर्मूज। हॉर्मूज एक छोटा सा टापू है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। आज ये ईरान का हिस्सा है, लेकिन उस जमाने में ये एक अलग छोटी सी सल्तनत थी जिसका अपना राजा था। ये राजा सफाविद ईरान के शाह इस्माइल को टैक्स देता था। हॉर्मूज उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर व्यापारिक ठिकानों में से एक था और एक फारसी कहावत थी कि अगर दुनिया एक अंगूठी है तो हॉर्मूज उसमें जड़ा हीरा है। और इसकी वजह भी थी कि यहाँ से बहुत सारी चीजें गुजरती थी। भारत से आने वाले मसाले, कपड़े, इंडोनेशिया से आने वाली लौंग और जायफल, फारस से जाने वाला रेशम, बहरीन से आने वाली मोती और सबसे जरूरी अरब और फारस से भारत जाने वाले युद्ध के घोड़े। ये घोड़े वाला हिस्सा बहुत अहम है क्योंकि इसका संबंध सीधे भारत से है। उस जमाने में भारत के दक्कन में कई सल्तनतें थी। बहमनी सल्तनत, जो बाद में 5 छोटी सल्तनतों में बट गई, और विजयनगर साम्राज्य। इन सबको लड़ाई के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े चाहिए थे। भारत में जो देसी नस्ल के घोड़े मिलते थे वो दक्कन की भीषण गर्मी में भारी भक्तरबंद सिपाही को लेकर ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकते थे। अरबी और फारसी घोड़े इस काम के लिए कहीं बेहतर थे, तो भारत के राजा भारी कीमत देकर अरब और फारस से घोड़े मंगाते थे। पुर्तगाली व्यापारी नूनीज ने लिखा है कि 16वीं सदी के पहले हिस्से में विजयनगर का राजा हर साल हॉर्मूज के रास्ते से करीब 13,000 घोड़े इंपोर्ट करता था। एक अच्छे अरबी घोड़े की कीमत सैकड़ों सोने के सिक्कों में होती थी। ये घोड़े हॉर्मूज से जहाजों पर लादकर भारत के पश्चिमी तट पर गोवा, भटकल, मैंगलोर जैसे बंदरगाहों पर पहुंचते थे और वहां से जमीनी रास्ते से दक्कन के पठार तक ले जाए जाते थे। और ये पूरा व्यापार बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि बहमनी दरबार में एक घोड़ों का व्यापारी ख्वाजा खलफ हसन इतना ताकतवर हो गया कि उसे मलिक उल तुजार यानी व्यापारियों का सरदार उसका खिताब दिया गया। तो हॉर्मूज सिर्फ मसालों का रास्ता नहीं था, ये भारत की सैन्य ताकत की सप्लाई लाइन भी थी। जो भी हॉर्मूज को कंट्रोल करेगा वो भारत जाने वाले घोड़ों को भी कंट्रोल कर सकता था, मसालों को भी, रेशम को भी और सोना चांदी के फ्लो को भी। पुर्तगालियों ने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली थी और साल 1507 जुलाई का महीना आया। अफोंसो दी अल्बुकर्क नाम का एक पुर्तगाली जनरल 6 जहाजों और 500 सिपाहियों के साथ हॉर्मूज की तरफ निकला। अल्बुकर्क एक तजुर्बेकार फौजी था जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल उत्तरी अफ्रीका में मुस्लिमों के खिलाफ लड़ते हुए बिताए थे। हॉर्मूज पहुंचने से पहले उसने ओमान के तट पर कई शहरों को लूटा, कुरियात, मस्कट, सुहार सब पर हमला किया।
कुछ ने हार मान ली, कुछ ने लड़ाई की, लेकिन नतीजा एक ही रहा। सितंबर 1507 में अल्बुकर्क हॉर्मूज पहुंचा। उसकी तोपें लोकल सेना से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। हॉर्मूज के बंदरगाह में उस वक्त करीब 230 जहाज खड़े थे, लेकिन पुर्तगाली तोपों के सामने वो टिक नहीं सके। अक्टूबर 1507 में एक संधि हुई। हॉर्मूज के राजा ने पुर्तगाल के राजा मैनुअल की अधीनता स्वीकार की। हर साल 15,000 अशरफी यानी सोने के सिक्के टैक्स के तौर पर देने का वादा किया गया और पुर्तगालियों को वहां किला बनाने की इजाजत दी गई। एक दिलचस्प किस्सा है, जब हॉर्मूज पर कब्जा हो गया तो सफाविद ईरान के शाह इस्माइल के दूत आए और बोले कि हॉर्मूज हमें टैक्स देता है, तुम कौन हो? अल्बुकर्क ने उन दूतों के सामने तोप के गोले, तीर और हथियारों का ढेर लगा दिया और कहा कि ये है वो सिक्का जो पुर्तगाल के राजा टैक्स चुकाने के लिए ढालते हैं। लेकिन ये पहली कोशिश टिकी नहीं। अल्बुकर्क के अपने ही कप्तानों ने बगावत कर दी। सप्लाई कम थी, बीमारी फैल रही थी और कुछ कप्तान भारत की तरफ निकल गए। अल्बुकर्क को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अल्बुकर्क ने हॉर्मूज का सपना नहीं छोड़ा। इसके बाद उसने पहले गोवा पर कब्जा किया 1510 में, और ये बहुत अहम कदम था क्योंकि गोवा वो बंदरगाह था जहां अरब से आने वाले घोड़े भारत में उतरते थे। गोवा को लेकर अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया, जिसे एस्तादो दा इंडिया कहा गया, यानी पुर्तगाली भारत की राजधानी। 1511 में उसने मलक्का पर कब्जा किया, जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था। यहाँ से इंडोनेशिया के मसालों का व्यापार होता था। और फिर फरवरी 1515 में अल्बुकर्क 27 जहाजों और करीब 1500 पुर्तगाली सिपाहियों के साथ वापस हॉर्मूज पहुंचा। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। हॉर्मूज में उस बीच काफी उथल पुथल हुई थी। वजीर बदल गए थे, राजा कमजोर हो गया था। नया वजीर रईस अहमद जुल्म से सत्ता पर काबिज था। नौजवान राजा तुरान शाह उससे डरता था। अल्बुकर्क ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने राजा से मिलने की दरखास्त की और कहा कि वजीर भी आए हैं। जब वजीर आया तो अल्बुकर्क के आदमियों ने उसे वहीं मार डाला। राजा को आजाद कर दिया गया और बदले में राजा ने बिना किसी लड़ाई के हॉर्मूज पुर्तगाल को सौंप दिया। मई 1515 में किले की तामीर शुरू हुई। करीब 800 से 900 मजदूरों ने काम किया और नवंबर तक किला बनकर तैयार। इसमें 400 पुर्तगाली सैनिक तैनात रहते थे। अल्बुकर्क को ये जीत देखनी नसीब हुई, लेकिन इसका फायदा उठाना नहीं। सितंबर 1515 में वो बीमार पड़ गया और गोवा लौटते वक्त रास्ते में ही 16 दिसंबर 1515 में उसकी मौत हो गई। लेकिन अल्बुकर्क ने जो सिस्टम खड़ा किया वो उसके बाद भी चलता रहा और ये सिस्टम समझने लायक है। पुर्तगालियों ने हॉर्मूज पर सीधा राज नहीं किया। लोकल राजा अपनी जगह बना रहा, लेकिन असली कंट्रोल पुर्तगालियों के पास था। राजा को टैक्स देना होता था। शुरू में सालाना सोने के सिक्के दिए जाते थे, बाद में पुर्तगालियों ने पूरी कस्टम ड्यूटी ही अपने हाथ में ले ली। और सबसे अहम चीज थी कारताज सिस्टम। कारताज एक तरह का लाइसेंस था, या यूं कहें कि समुद्री पासपोर्ट। हिंद महासागर में कोई भी जहाज चलाना हो तो उसे पुर्तगालियों से ये कारताज लेना पड़ता था। इसमें जहाज का नाम, कप्तान का नाम, सामान की लिस्ट, मंजिल सब लिखा होता था। अगर किसी जहाज के पास कारताज नहीं है तो पुर्तगाली नौसेना उसे जब्त कर सकती थी, सामान लूट सकती थी और सवारों को गुलाम बना सकती थी। और ये सिस्टम 1502 में शुरू हुआ था। इसका मतलब ये था कि अरब व्यापारी, फारसी व्यापारी, गुजराती व्यापारी, मलाबार के व्यापारी, सबको पुर्तगालियों से इजाजत लेकर समुद्र में चलना था। जो इजाजत नहीं लेगा उसे समुद्री डाकू माना जाएगा। ये एक तरह का समुद्री प्रोटेक्शन रैकेट था, बहुत बड़े पैमाने पर। पुर्तगाली खुद कोई सामान नहीं बनाते थे, ना मसाले उगाते थे, ना कपड़े बुनते थे। वो बस रास्तों पर बैठ गए और हर गुजरने वाले से टैक्स वसूलना शुरू किया। और ये रास्ते 3 जगहों से कंट्रोल होते थे, गोवा, मलक्का और हॉर्मूज। गोवा से भारत के पश्चिमी तट का व्यापार कंट्रोल होता था, मलक्का से इंडोनेशिया और चीन का, और हॉर्मूज से फारस, मेसोपोटामिया और अरब दुनिया का। इन तीनों को मिलाकर पुर्तगालियों ने जो बनाया उसे एस्तादो दा इंडिया कहते थे। ये कोई पारंपरिक साम्राज्य नहीं था, इसमें जमीन पर राज करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस समुद्री रास्तों पर कब्जा था। किले थे, तोपें थी, जहाज थे और कारताज सिस्टम था। पुर्तगाल की आबादी उस वक्त महज 15 लाख के आसपास थी। एक छोटा सा देश यूरोप के पश्चिमी कोने पर, जिसके पास ना ज्यादा सैनिक थे ना ज्यादा संसाधन। लेकिन उसने समझ लिया था कि समुद्र पर कंट्रोल जमीन पर राज करने से ज्यादा फायदेमंद है। हॉर्मूज पर पुर्तगाली कंट्रोल ने भारत को कई तरीकों से प्रभावित किया। पहला, घोड़ों को व्यापार अब पुर्तगालियों के हाथ में था। दक्कन की सल्तनतों को घोड़े चाहिए थे और वो घोड़े अब पुर्तगाली बंदरगाहों से होकर ही आ सकते थे। इसका मतलब ये था कि पुर्तगाली ये तय कर सकते थे कि किसे घोड़े मिलेंगे और किसे नहीं, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा था। दूसरा था मसालों का व्यापार। मालाबार तट से काली मिर्च, केरल से इलायची, ये सब चीजें अब पुर्तगाली कंट्रोल से गुजरती थी। 1515 तक पुर्तगालियों ने मालाबार के काली मिर्च उत्पादन का करीब 30% अपने कंट्रोल में ले लिया था। तीसरा, फारस का रेशम।
सफाविद ईरान से बढ़िया रेशम आता था जो हॉर्मुज के रास्ते भारत और यूरोप दोनों जगह जाता था। अब इस पर भी पुर्तगाली टैक्स लगाते थे। चौथा, गुजरात के सूती कपड़े। गुजरात उस जमाने में कपड़ों के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। ये कपड़े कई दिशाओं में जाते थे और उनके रास्ते भी पुर्तगालियों के कंट्रोल से गुजरते थे, लेकिन ये कंट्रोल हमेशा नहीं टिका। पुर्तगालियों ने हॉर्मुज पर करीब 107 साल राज किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होती गई। एक तरफ ऑटोमन साम्राज्य ने 1551-52 में हॉर्मुज पर हमला किया, हालांकि वो हमला नाकाम रहा। दूसरी तरफ सफाविद ईरान के शाह अब्बास, जो 1588 से 1629 तक सत्ता में रहे, उन्होंने पुर्तगालियों से बहुत नाराजगी रखी। शाह अब्बास ने 1602 में बहरीन पुर्तगालियों से छीन लिया। 1615 में बंदर अब्बास, जो हॉर्मुज के सामने सामुद्रिक तट पर था, वो भी ले लिया गया। लेकिन हॉर्मुज लेने के लिए शाह अब्बास को नेवी चाहिए थी और सफाविद ईरान के पास मजबूत नेवी नहीं थी। यही एंट्री होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अंग्रेज उस वक्त फारस के रेशम के व्यापार में दिलचस्पी रखते थे। रेशम यूरोप में बहुत कीमती था और अंग्रेज चाहते थे कि पुर्तगालियों को हटाकर वो खुद ये व्यापार करें। शाह अब्बास ने अंग्रेजों को ऑफर दिया कि अगर वो अपनी जंगी जहाजें दे देंगे तो बदले में उन्हें फारसी रेशम का व्यापार करने का अधिकार मिलेगा, कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी और हॉर्मुज से मिलने वाली लूट का आधा हिस्सा भी। 1622 में एक संयुक्त हमला हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 5 जंगी जहाज और 4 छोटे जहाज शामिल थे। सफाविद ईरान की जमीनी फौज करीब 9000 सिपाहियों की थी। पहले उन्होंने केशम टापू पर पुर्तगाली ठिकाने पर हमला किया और फिर वो हॉर्मुज की तरफ बढ़े। अंग्रेजी जहाजों ने किले पर बमबारी की, पुर्तगाली बेड़े को डुबा दिया। करीब 10 हफ्ते की घेराबंदी के बाद 22 अप्रैल 1622 को पुर्तगाली गैरिसन ने बगावत कर दी और ये किला सौंप दिया। 107 साल बाद हॉर्मुज पर से पुर्तगाली झंडा उतर गया। तो इस पूरी कहानी से क्या निकलता है? पहली बात यह है कि हॉर्मुज का भौगोलिक महत्व 500 साल से नहीं बदला। पहले मसाले, घोड़े और रेशम गुजरता था, आज तेल और गैस गुजरता है। सामान बदल गया है लेकिन रास्ता वही है। दूसरी बात यह है कि जो भी इस रास्ते पर बैठा उसने इसे लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया। पुर्तगालियों ने कारताज सिस्टम से किया, ईरान आज बंदी से कर रहा है। तरीका बदला, मकसद वही है, दूसरों पर दबाव बनाना। तीसरी बात यह कि भारत इस समीकरण में हमेशा से एक अहम खिलाड़ी रहा है। 500 साल पहले पुर्तगालियों ने हॉर्मुज इसलिए लिया क्योंकि भारत का व्यापार यहीं से गुजरता था। आज भी भारत अपने तेल का बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी से इंपोर्ट करता है। हॉर्मुज बंद होने का मतलब है भारत की एनर्जी सप्लाई पर सीधा असर। और चौथी बात, शायद सबसे जरूरी, पुर्तगालियों ने दिखाया कि जमीन पर राज करने की जरूरत नहीं है, बस रास्तों पर कब्जा करो, चोक पॉइंट्स पर बैठो और सबसे टैक्स वसूलो। ये मॉडल बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया और ईरान आज इसी सिद्धांत से अमेरिका को चने चबा रहा है। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे पुर्तगालियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा किया। इस पूरी कहानी को लिखा है हमारे साथी कमल ने, वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी अयान ने। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबरगांव पर। शुक्रिया।